तो हम लोग शुरू करते हैं ना पेपर का डिस्कशन। सबको आवाज़ आ रही है ना अच्छे से? क्लियर? सबको सुनाई दे रहा है क्या? एक बार कमेंट कर दीजिए या बता भी सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम है, अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है तो। ये तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, तो ये जो पेपर है 2016 का है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वांट का जो सेक्शन है उसका पहला क्वेश्चन है और ये पीएनसी से है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। क्या बोला है? विथ 11 डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स एंड 5 डिस्टिंक्ट वॉवेल्स, how many distinct 6 letter words can be formed if middle two positions are occupied by vowels? और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, मे बी रिपीटेड। ठीक है, तो सबसे पहले ना बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, हमें एक 6 लेटर का वर्ड बनाना है। ठीक है, 5 ये हमने बना लिया। अब इसमें ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जो मिडिल के दो जो होंगे, यानी ये दो पोजीशन, एक पोजीशन मान लीजिए ये वाला और एक ये वाला, तो यहाँ पे बोल रहा है कि वॉवेल्स आना चाहिए और वॉवेल्स क्या होंगे? रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास टोटल वॉवेल्स कितने हैं? 5 वॉवेल्स हैं और 11 कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कितने ऑप्शंस है यहाँ पे? 5, और यहाँ पे भी 5 है। क्यों? क्योंकि दोनों रिपीट हो सकते हैं, इसलिए ये 5-5। अब देखते हैं कि फर्स्ट टू एंड लास्ट टू पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय कॉन्सोनेंट्स, यानी कि बाकी जो 4 पोजीशंस बच गए, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स ही आ सकते हैं और वो ऑल डिस्टिंक्ट यानी रिपीट नहीं हो सकते। तो ठीक है, यानी पहला पे टोटल कितने आ जाएंगे? 11, दूसरा पे कितने आ जाएंगे? 10, और यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे? 11 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8। और अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, तो मुझे पता है, तो मैंने ये वाला बता दिया। तो कॉन्सेप्ट वाइज किसी को अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे जो बीच के दो हैं वो रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 5, दोनों के पास 5-5 ऑप्शन है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स 5 हैं। और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स जो 4 प्लेसेस पे आएंगे वहाँ पे 11, 10, 9, 8 आ जाएगा। और सारे कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन जो 26 नंबर है। क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी दिक्कत होगा मैसेज या बता, ऐसे ही बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया 26। नेक्स्ट है हमारा 27। देखिए 27 में क्या है? अ पॉजिटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पैलिंड्रोम इफ इट रीड्स सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड्स द नंबर ऑफ 8 डिजिट पैलिंड्रोम्स डिविजिबल बाय 5। देखिए, तो एक वर्ड है जिसको डिफाइन किया गया है, बोला गया है कि एक पॉजिटिव इंटीजर उसको हम लोग पैलिंड्रोम बोलेंगे जो शुरू से और पीछे से दोनों से सेम दिखता हो। जैसे यहाँ पे हमें टोटल 8 डिजिट का, अगेन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, तो ये देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग 8 पार्ट में बनाते हैं, 4, 5, 6, 7, ये 8 हो गया टोटल। ठीक है, 8 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब क्या है? डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है कि 5 से डिविजिबल है तो जो अंत में जो नंबर पॉसिबल है या तो 0 या तो 5, लेकिन अगर 0 रखेंगे और चूंकि ये क्या है पैलिंड्रोम है तो शुरुआत वाला और फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, तो ये 0 हो नहीं सकता। अगर ये 0 हो जाएगा पहला वाला तो ये क्या हो जाएगा? ये 8 डिजिट का नंबर बचेगा ही नहीं, तो इसलिए 0 का जो ऑप्शन है वो खत्म हो गया। तो क्या हो सकता है? जो अंत में हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है और वो है 5। तो अगर अंत में 5 तो यहाँ पे भी 5 रखना ही होगा क्योंकि यहाँ पे बोला हुआ है कि सेम होगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन से देखें या बैकवर्ड डायरेक्शन से देखें। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, अब अगला चीज इसमें क्या समझना है कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा सेम नंबर यहाँ पे आना चाहिए, तभी ना इधर से जैसा दिखेगा इधर से भी वैसा ही दिखेगा। सिमिलर वे में यहाँ पे जो होगा वैसा ही सेम नंबर यहाँ पे होगा। अगेन सेम थिंग क्या होगा? यहाँ पे जो होगा यहाँ पे भी वही होगा। अब देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है। पहला और लास्ट का तो पॉसिबिलिटी एक है क्योंकि 5 आ सकता है, क्योंकि उसको 5 से डिविजिबल होना है। नेक्स्ट क्या है? इस पे क्या है? अब कोई भी डिजिट आ सकता है और टोटल डिजिट हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। ठीक है,
ये भी अब चूंकि कुछ दिया नहीं है यहाँ पे कि रिपीट हो सकता है नहीं हो सकता, तो क्या होगा यहाँ पे भी क्या हो सकता है, कोई भी 10 आ सकते हैं नेक्स्ट वाले पोजीशन पे। और यानी यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे कोई हम 10 ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आ जा रहा है, तो यहाँ पे भी 10 हो गया, यहाँ पे भी 10 आ जाएगा। यानी हम इस 3 प्लेसेस पे भर रहे हैं तो ऑटोमेटिक इन तीनों प्लेसेस पे ऑटोमेटिक भर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे इस तरह के, या वर्ड्स नहीं सॉरी, कितने नंबर्स हो जाएंगे, तो वो 1000 हो जाएंगे। सिंपल था ये, ध्यान देना है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो लास्ट या फर्स्ट वाले पोजीशंस पे कितने नंबर पॉसिबल हैं, तो वो एक ही नंबर, वो सिर्फ 5 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 से डिविजिबल होने वाला एक जो डिजिट होगा या इंटीजर होगा वो इंड किसके साथ होना चाहिए उसका, 5 के साथ या 0 के साथ। 0 के साथ होगा नहीं, क्योंकि 0 के साथ होगा यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा, तो वो 8 डिजिट का होगा नहीं, वो डिजिट कम हो जाएंगे, इसलिए हमें सिर्फ 5 को कंसिडर करना होगा। और बाकी प्लेसेस पे कितने आ सकते हैं, 10 10 10, यहाँ पे अगर आया तो यहाँ पे भी आ गया। सिमिलर लॉजिक, ये क्या हो जाएगा 1000। क्लियर हो गया सबको, या गुड। देखिए नेक्स्ट क्या है, थर्ड, ये क्वेश्चन आया था, प्रोडक्ट ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 मॉडुलस x माइनस 4 इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करने का बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है, एक नंबर लाइन लेना है, ठीक है, और ये मॉडुलस जिसके बाद ब्रेक होगा वो लिख देना है, यहाँ पे 0 के बाद ब्रेक होगा। अब देखिए ब्रेक कर देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर, अब ग्रेटर देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 के लिए x कैसे खुलेगा, पॉजिटिव में खुलेगा, तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। और x लेस देन 0 के लिए कैसे खुलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, सही है। अब देख लेते हैं कि इसमें सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज इक्वल टू आ गया -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 16 और ये 16, तो 32 हो गया डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ से x की 2 वैल्यू आ गया, -2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो हमने मॉडुलस को ब्रेक किया और ऐसे लिख दिया इस गिवन इक्वेशन को, वो इसलिए लिखा कि एज्यूम किया x ग्रेटर देन 0 है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव ही हो सकती है बस। तो यहाँ पे एक वैल्यू तो निगेटिव दिख रही है, तो एक वैल्यू हटाना पड़ेगा और बस हमें ये वाली वैल्यू कंसीडर करनी होगी, -2 प्लस 2√2, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, बस एक वैल्यू यहाँ से आ गया, यानी इस इंटरवल में हमने सॉल्व किया तो ये एक वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम लोग इस इंटरवल में सॉल्व करके देखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 प्लस माइनस अगेन 32 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2√2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ हमने लिखा क्यों है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एज्यूम कर लिया कि x क्या है इस केस में, लेस देन 0 है, ठीक है। तो x अगर लेस देन 0 है तो हमें क्या करना होगा, निगेटिव वाला कंसिडर करना होगा, यानी इस टाइम ये वाला होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये सॉल्यूशन आएगा, प्लस वाला हमें इग्नोर करना होगा, यहाँ पे माइनस वाला इग्नोर करना होगा, प्लस वाला लेना होगा। अब हमें पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, तो एक ये है और एक ये है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस √2 है, ठीक है, और इनटू यहाँ से फिर से -2 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 1 माइनस √2, तो ये क्या हो जाएगा -4 √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये भी क्लियर हो गया, समझ में आ गया, जल्दी से टाइप कर देना है, समझ में आया क्या सबको, सिंपल मॉडुलस को ब्रेक करके हमें ये सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया है, ये बाइनोमियल से रिलेटेड है कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 12 इन द एक्सपेंशन दिस इज 210, देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 15। सिंपल है, अब यहाँ से x टू द पावर 12 बनेगा कैसे, ऐसा वाला ये वाला कोफिशिएंट बनेगा, MC4 लिखेंगे और x टू द पावर 3 टू होल पावर 4, यही तो बनेगा, यानी बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन सा हो गया, कोफिशिएंट MC4, ये कितना आ गया, ये आ गया 210, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऐसा लिखेंगे m इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2, यहाँ से तो डायरेक्ट वैल्यू पता कर नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे ये लिख दिया, डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है, ऐसा लिख दिया।
तो ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके देखना होगा हमें। m-1 m-2, मैं यहाँ पे ये बता दे रहा हूँ कि इस केस में m की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। वैसा तो है नहीं, ये सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि m के टर्म में ये बाई क्वाड्रेटिक बना हुआ है और उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व करना है वो समझना है। यहाँ पे देखिए ये लिख दिया इज इक्वल टू 10 हो गया, एक 9 बनेगा, एक 8 बनेगा, 4 to 8 और एक 7 बनेगा। ये और इसको हमने मल्टीप्लाई करके ऐसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है 10 9 8 7। तब क्लियर दिख गया होगा सबको कि m की वैल्यू 10 रखेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा, यानी m की वैल्यू हमने 10 लिया है। अब ये x की पावर 15 का कोफिशिएंट बनाना है, कैसे बनेगा 10c5 ऑब्वियसली, तभी तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब की पावर 5 रख देंगे ये आ जाएगा, ठीक है। और 10c5 को अब सॉल्व कर लेना, ये 252 आ जाएगा, ठीक है। 10c5 सॉल्व करना है, यही कोफिशिएंट है, इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये 252 आ जाएगा सर, ठीक है। तो ये 29 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसी को अगेन बोल रहा हूँ कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना जरूर। देखो नेक्स्ट है कंसीडर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ पॉजिटिव टर्म्स विथ फर्स्ट टर्म एज अल्फा, ओके, and let Sn denotes the sum of first n terms of arithmetic progression and let Sm upon Sn is equal to m square upon n square for m not equal to n, then the okay, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, 50th टर्म ये पूछा गया है, ठीक है 50th टर्म पूछा गया है। तो 50th टर्म कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ये दे रखा है, ये रेशियो क्या है एस एम को क्या लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूला पता होगा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी क्या होता है m/2 2a प्लस n माइनस, ठीक है इसको ना फर्स्ट टर्म a मान लिया, ठीक है ये a ही है, इंटू टी अपॉन ये क्या हो जाएगा n/2 अपॉन 2a प्लस n माइनस, यहाँ पे m होना चाहिए n-1 इंटू टी, ठीक है ये चीज़ आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखते हैं चीज़ें जो कैंसिल होगा, m से m कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 2am प्लस n-1 इंटू टी इज इक्वल टू हो जाएगा 2an प्लस n इंटू m-1 इंटू, ठीक है ये आ गया। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे 2a कॉमन ले लिया, इसको इधर लाके तो m-n हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो m n d कैंसिल हो जाएगा और d कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा इधर m जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव है इधर पॉजिटिव जाएगा -n हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी d इज इक्वल टू बेसिकली हमारे पास आ गया 2a। अब d अगर 2a आ गया, हमें 50th टर्म चाहिए तो 50th टर्म कैसा हो जाएगा t50 अगर हमें चाहिए लिखेंगे ना, ये हो जाएगा a प्लस 4090, तो ये 4090 तो d की वैल्यू 2a है यानी 98 99 a आ जाएगा 99 यानी b। सिंपल था, क्या किया हमने बस समेशन का फॉर्मूला लिख दिया, रेशियो दिया हुआ था दोनों का फॉर्मूला लिख के सिंप्लीफाई कर लिया, डी ए में रिलेशन आ गया और T50 का जो फॉर्मूला a प्लस 49 इसमें d की वैल्यू पुट कर दिया एक टर्म में, एक टर्म में आंसर आ गया। तो ये भी आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है समझ में आ गया ना। अच्छा किसके लिए कौन से, किसी ने बोला है रिपीट, किसके लिए रिपीट करना है, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन रिपीट करना है 29। अच्छा जल्दी से देख लीजिए, देखिए यहाँ पे क्या है बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखेंगे ना तो ऐसा ऐसा टर्म लिखेंगे mc0, ठीक है x क्यूब की पावर 0, वैसे ही mc1 x क्यूब की पावर 1 ऐसे कर करके लिखते जाएंगे तो क्या होगा 12 वाला टर्म कौन सा बनेगा, ये वाला टर्म बनेगा 12 और इसका कोफिशिएंट जो है वो 210 दिया हुआ है, यानी MC4 210 यानी कि 210 को हमने ऐसे लिया और MC4 होता है यही तो होता है m फैक्टोरियल m/4 फैक्टोरियल m-4 फैक्टोरियल, और इसको आप ओपन करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, आप अच्छे से ओपन करके देख लेना ये चीज़ मिल जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से सीधा कंपेयर कर लिया, सॉल्व नहीं किया कंपेयर किया तो m की वैल्यू 10 आ गया, तो ये चीज़ किया था हमने 29 में। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और जल्दी से हमें कवर करना है। या गुड। देखिए नेक्स्ट है, ये हमने कर दिया। 30 भी हो गया, 30 समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है, फर्स्ट टर्म ऑफ अ सीरीज इज यूनिटी, एवरी इवेंट टर्म इज थ्राइस ऑफ द term preceding it, and the every odd term is 7 times the term preceding it, sum of the first 100 term। देखिए पहला 1 है दे रखा है, इवेंट टर्म यानी सेकेंड जो टर्म होगा इवेंट टर्म है वो थ्राइस द प्रीसीडिंग यानी इसका अगला वाला 3 गुना है, ठीक है। एंड ऑड टर्म क्या है, देखिए ऑड टर्म इज 7 टाइम्स द टर्म प्रीसीडिंग इट। ओके, तो ऑड वाला क्या हो जाएगा, थर्ड ऑड है 3 टाइम्स इंटू 1। फिर इवन होगा तो इवन 3 टाइम्स हो जाता है प्रीवियस का, तो 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1। फिर ये 7 टाइम्स हो जाएगा, 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 1। फिर ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 3 7 इंटू 3। फिर ये 7 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे करके ये चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे करके 100 टर्म्स तक जाएगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ऐसा है 1 3 21, ये 3 इंटू 21, ये 21 का होल स्क्वायर, ये 3 इंटू 21 का होल स्क्वायर, और ये 21 का होल क्यूब, ठीक है। ये चीज़ है, एक सेकेंड, हाँ ये 21 का होल क्यूब है। तो इसका हमें क्या करना है, बेसिकली समेशन निकालना है। तो समेशन कैसे निकालेंगे, सम निकालना है। देखिए अब सम निकालना है, तो यहाँ पे हमें दो सीरीज ढूंढना पड़ेगा। देखिए एक सीरीज ये बन रहा है 121 एंड 21 होल स्क्वायर, और आगे 21 होल क्यूब, ठीक है। अब टोटल 100 टर्म है, तो ऑड वाले 50 होंगे और इवन वाले 50 होंगे, है ना, इस तरीके से। तो ऑड वाला एक अलग सीरीज बन जाएगा 1 प्लस 21 प्लस 21 का होल स्क्वायर, ऐसे कर करके 50 टर्म। फिर 3 प्लस 3 इंटू 21, ठीक है, प्लस 3 इंटू 21 का होल स्क्वायर, ऐसे करके बनता जाएगा। चलिए अब इसका समेशन, अब जीपीए दोनों तो आराम से कर लेंगे। फर्स्ट टर्म ए 1 हो गया, एंड आर जो है 21, टोटल नंबर ऑफ टर्म 50/20, 21 माइनस 1 दैट इज 20 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे। फिर फर्स्ट टर्म 1 हो गया, कॉमन रेशियो 21 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है, माइनस 1 एंड 21 माइनस 1 दैट इज 20। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 21 टू द पावर 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 20 है, कट के 5 आ जाएगा। ये वाला सही है। तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये भी सिंपल था। तो नेक्स्ट देखते हैं, किसी को और एक्सप्लेन करना है या हो गया, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए देखिए नेक्स्ट है, हाँ, द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 4 sin स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x इज इक्वल टू 1 इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबको एक टर्म में लाना होगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, इसको माइनस 4 cos x लिख दिया इज इक्वल टू 1। एक काम करते हैं, सबको एक साइड उधर ले जाते हैं, 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x, ठीक है, और ये हो जाएगा -3 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, 4 cos स्क्वायर एक्स लिखा, माइनस 6 cos x लिखा, प्लस 2 cos x लिखा, एंड -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 cos x कॉमन ले लेते हैं, 2 cos x कॉमन ले लिया, तो ये 2 cos x बचा, एंड ये सही किया ना हमने, अच्छा ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए, तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 cos x प्लस 3, और यहाँ पे कॉमन ले लिया 2 cos x प्लस 3, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो cos x की 2 वैल्यू आ रही है, एक वैल्यू आ रही है -3/2, और एक वैल्यू आ रही है cos x इज इक्वल टू हाफ। अब सबको पता है कि -1 से छोटा वैल्यू cos x दे नहीं सकता, तो यानी यहाँ से कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है,
लेकिन cos x इक्वल टू हाफ आएगा वैल्यू यहाँ पे, और वैल्यू हमें 0 से 2 में देखना है, तो पहला वैल्यू तो π/3 आ जाएगा और दूसरा वैल्यू 2 माइनस π/3 आ जाएगा। अब दोनों को ऐड करना है, ऐड कर देंगे 2 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फैक्टराइज करना है, सेम टर्म में लाना है, पहले फैक्टराइज कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए क्या क्या सोल्यूशन पॉसिबल है। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 33। अब यहाँ पे क्या है, लेट क्यू आर एस बी अ ट्रायंगुलर पार्क, ओके, एंड एंगल क्यू आर एस, यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है, आर है यहाँ पे, ये क्यू है और यहाँ पे एस है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, इधर लिखेंगे हम लोग, ये क्यू आर एस ऐसा बना लिया, आर है, एस है, क्यू है, ठीक है। इसके बाद बोला गया कि आर एस की जो वैल्यू है 375 मीटर है, ठीक है। और इसके बाद है पोल पी क्यू वर्टिकल टू द एक्स वाई प्लेन फिक्स्ड एट क्यू, यहाँ पे कोई पोल है, ठीक है, एच हाइट दे रखा है यहाँ पे, और ये पॉइंट पी है। फिर बोला गया इफ टैन पी आर क्यू, इसको मिला देते हैं हम लोग, यहाँ से इस तरीके से मिला दिया इस वाले से, ठीक है, और यहाँ से भी मिला दिया। अब टैन दे रखा है, टैन यहाँ पे लिख देते हैं टैन पी आर क्यूब। अच्छा, अब टैन पी आर क्यूब यानी इस ट्रायंगल में ये तो 90 बनेगा यहाँ पे, तो टैन पी आर क्यूब लिखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे एच बाई क्यू आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 17/25, राइट, 17/25, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या आ गया, क्यू आर की वैल्यू आ गया, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगा 25h/17, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही हम लोग tan पी एस क्यू लिख देते हैं, tan पी एस क्यू ये दे रखा है इधर से, tan पी एस क्यू, ओके, ये आ जाएगा h/QS, और ये हो जाएगा, ये दे रखा है 8/25 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए QS लिख देंगे 25h/8। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि आर एस है ना, यानी आर एस स्क्वायर हमें पता है कि क्यू एस स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर होता है, ठीक है, ये चीज़ पता है। आर एस स्क्वायर 375 का होल स्क्वायर, और क्यू एस स्क्वायर क्या हो जाएगा 25h होल स्क्वायर, दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दे रहा हूँ सीधा सीधा, 1/8 स्क्वायर माइनस 1/17 स्क्वायर। अब यहाँ पे एक गलती कभी नहीं करना है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की ऐसा नहीं कोशिश करना है कि मल्टीप्लाई करने लगने, यहाँ पे ट्रिक पता होना चाहिए कि इस टाइप के कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब 375 है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा 25 इंटू 15, ठीक है, 25 इंटू 15 का होल स्क्वायर ये है, ठीक है। तो ये 15 है, 25 स्क्वायर है, एच स्क्वायर है। अब ऊपर देखिए ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो ये 17 का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये 25 इंटू 9 हो जाएगा, सही है, और डिवाइडेड बाई ये क्या आ जाएगा, ये शायद 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, 25 25 एंड 9, ठीक है, ये 8 स्क्वायर इंटू 17 स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आएगा। कैलकुलेशन सही है क्या, देखो कैलकुलेशन चेक कर लेना है, 17 स्क्वायर 17 9 8 17, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या कट जाएगा, 25 का स्क्वायर कट जाएगा, है ना, 25 है, ठीक है, 25 का स्क्वायर 25 से कट जाएगा, और ये 225 होगा, और 15 का स्क्वायर भी 225 होगा, दोनों कट जाएगा, सही है। ये बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगा, 817 इंटू 8 आ जाएगा, दैट इज 136 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा और बहुत आसानी से हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि इतने बड़े कैलकुलेशंस हैं जिसमें मल्टीप्लिकेशन करने पड़ सकते हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ए आई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हम लोग यूज़ कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से हम बच जाते हैं। तो ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़, ये अब देखिए यहाँ पे सिस्टम है ना, एक डिटर्मिनेंट बनेगा यहाँ पे, हमें पता है कि इस डिटर्मिनेंट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। पहले डिटर्मिनेंट बना लेते हैं इससे, 1 1 के, ठीक है, 1 के 1 एंड के 1 1, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। अब अगर ऑप्शंस देखें, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन फॉर ओनली वन वैल्यू ऑफ के, यूनिक सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी चॉइसेस ऑफ के, नो सॉल्यूशन फॉर एनी वैल्यू ऑफ के, ये तो गलत है। किसी वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन होगा, के की वैल्यू अगर 1 1 1 ले लेंगे तो ये सेम इक्वेशन हो जाएगा तीनों और इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये भी गलत है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर एनी वैल्यूज, ये भी गलत है। ठीक है, के इक्वल टू 1 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो इन दोनों में से कोई सही है, देख लेते हैं कौन सा सही है। अब कभी मान लीजिए अगर हिट एंड ट्रायल मारना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लिया हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं आता है, तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ पे 50-50 चांसेस हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये k माइनस 1 माइनस, यहाँ पे ये 1 माइनस के हो जाएगा, प्लस के ले लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2k हो गया माइनस 2 और प्लस के माइनस के क्यूब। तो अब ये ऐसा वैल्यू आ गया, तो ये बहुत सारे के लिए नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है, बहुत सारा के लिए नॉट इक्वल टू 0। और अगर डिटर्मिनेंट ये वाला नॉट इक्वल टू 0 है तो हम पढ़ा होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में सबने कि वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये डी नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सिस्टम का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, और ये डी नॉट इक्वल टू 0 बहुत सारे के लिए हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, समझ में आया सबको? ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, तो जल्दी से बताइए, समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 यहाँ पे ये देखिए, लिस्ट वैल्यू हमें पता करना है इसकी, 4 sin x प्लस 4 cos x। क्या कर सकते हैं हम लोग, AMGM अप्लाई करते हैं, इज ग्रेटर इक्वल टू 4 sin x इंटू 4 cos x की पावर हाफ। तो 4 sin x cos x क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, देखिए 4 पावर ऐड हो जाएगा, सेम है बेस, cos x हाफ। अब अगर 2 के पावर में लिख दें, ये 2 हो जाएगा 4, 2 के पावर में लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर है, ये 2 है, कैंसिल हो जाएगा, और 2 की पावर में sin x प्लस cos x आ जाएगा। अब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, मिनिमम यानी इसकी भी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो पता होगा sin x प्लस cos x, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है -√2, और मैक्सिमम क्या होता है √2, बस यहाँ पे बन जाएगा। तो यानी इसकी ओवरऑल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 2, पावर ऐड कर देते हैं 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू √2 और माइनस, आंसर क्या देगा। तो ये क्या था, AMGM का एप्लीकेशन था कि ये अगर ये चीज़ पता है AMGM किस तरीके से अप्लाई करते हैं तो उससे बहुत आसानी से ये बन जाता है। तो ये 35th नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा मैं इसको कोशिश करता हूँ जूम करने का, अगर सबको दिख रहा है, दिख जाना चाहिए। NC0 प्लस NC1 प्लस अप टू डॉट NCN डिवाइडेड बाई NPN, ये है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू, ये शायद एक सेकेंड, ये 0 है क्या, हाँ यहीं से बना देते हैं हम लोग, सिग्मा n इक्वल टू 0, ये ऊपर जो है ऊपर वाला सम ये तो 2 टू द पावर n हो जाएगा, और NPN ये क्या हो जाएगा, NPN क्या होता है, ये n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, NCN नहीं है, NPN है, तो ये n फैक्टोरियल हो गया, n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब ये चीज़ है, इसको सम करना है। तो ये कुछ नहीं, ये तो e टू द पावर x का एक्सपेंशन, अगर आपको पता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे कर करके होता है अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो ई स्क्वायर अगर आप फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 क्यूब प्लस 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके। तो ये सीधा सीधा ये किसके बराबर लिखा हुआ है, ई स्क्वायर के बराबर लिखा हुआ है, ये वाला आंसर होगा। तो एक्सपेंशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सपेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 37। यहाँ पे क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि उस पर क्या है, लिमिट एफ एक्स अपॉन लिमिट एफ एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पहले एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, देख लेते हैं क्या है। कॉस एक्स लिख दिया, 2x² माइनस 2x² माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स को लिखा, ये हो जाएगा 4 sin x हो गया, माइनस 2x tan x हो गया, प्लस 1 हो गया, 1 इसके लिए लिखेंगे तो 2x sin x माइनस x² tan x। ठीक है, ये तो 0 हो गया, ये माइनस 4x sin x और ये 2x sin x, तो माइनस 2x sin x हो गया। ठीक है, और ये प्लस 2x² tan x और ये माइनस, तो ये माइनस x², सॉरी प्लस x² tan x हो गया, यानी ये आ गया एफ एक्स। ठीक है, अब तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख दिया और ये एक माइनस 2x sin x, ठीक है, और प्लस x² tan x, ठीक है, डिवाइड बाई x²। तो क्या होगा, अब आप अगर देख पा रहे होंगे तो x से कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन x 1 होता है, और इधर x² कैंसिल होगा और tan x लिमिट x टेंस टू 0 0 देगा, तो ये -2 आ जाएगा, ये -2 हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये -2 आ जाएगा, और मैंने बता भी दिया कि कैसे करना है। ये चीज़ हो गया, ठीक है, क्लियर है सबको, समझ में आया। ये डिटर्मिनेंट ओपन करना था और उसके बाद बस यूज़ कर लेना था फंक्शन जो आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये 38 नंबर क्वेश्चन है। लेट p वेयर अल्फा इज अ रियल नंबर सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ p, यानी डिटर्मिनेंट हमें निकालना होगा पहले। तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 × 2 अल्फा माइनस अल्फा, ये है, फिर ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, ठीक है, एंड +3 के बाद ये 2 अल्फा माइनस 6, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी है 4 अल्फा हो गया प्लस अल्फा क्यूब हो गया, 4 अल्फा प्लस अल्फा क्यूब प्लस 6 अल्फा माइनस 18, यानी यहाँ से आ गया अल्फा क्यूब प्लस 10 अल्फा माइनस 18, ये आ गया, ठीक है, ये चीज़ आ गया। अब को फैक्टर ऑफ ये वाला देखना है, को फैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस वन। तो सेकेंड एलिमेंट 2 का, तो -1 की पावर 4 और माइनर निकालना है इसका, तो माइनर इसका क्या आ जाएगा, माइनर बन जाएगा 2 3 3 अल्फा, यानी ये आ गया को फैक्टर 2 का आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 9। अब दोनों इक्वल है, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस 10 अल्फा माइनस 18 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 9, तो यहाँ से आ गया अल्फा क्यूब प्लस 8 अल्फा माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी क्लियर दिख रहा है कि अल्फा इक्वल टू 1 यहाँ से इसका सॉल्यूशन है, अल्फा इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन है। तो अगर अल्फा इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो गया और हमें चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स, तो ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ पी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स का, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, और n मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर 3 है, तो 3 - 1 दैट इज 2 स्क्वायर, और पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट मतलब 1/p का डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ये है 1 रख देंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 रखने पे अल्फा इक्वल टू 1 रखने पे 11 - 18 दैट इज -7, और -7 का होल स्क्वायर कर देंगे 49 आ जाएगा, 49 है, यह आ जाएगा 1/14 है, ठीक है, ये भी आंसर आ गया। कैन यू प्लीज रिपीट फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। ओके, देखिए ये क्या होता है, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने नहीं बताया, एक ये फॉर्मूला बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए टू द पावर
n-1 होता है कि n ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स है उसका जॉइंट का अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1 होता है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ये यहाँ पे a की जगह क्या है, a की जगह p इनवर्स है, तो p इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ऑर्डर 3 है, 3-1 दैट इज 2 हो गई। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से, और ये हमने को फैक्टर निकाला है। को फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसके अबाउट को फैक्टर निकालना है, तो इसको ढको, तो जो बचा वो डिटर्मिनेंट छोटा लिख दिया, और ये माइनर होता है, ये माइनर हुआ, और -1 टू द पावर i प्लस जे होता है, दैट इज 4। ये चीज़ आ गया को फैक्टर, दोनों को इक्वेट कर दिया, अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, तो डिटर्मिनेंट आ गया, और डिटर्मिनेंट यहाँ पे यूज़ कर लिया। क्लियर हुआ पुष्कर, क्लियर हो गया? जल्दी से बता दीजिए, आगे बढ़ना है हमें। ओके गुड। देखिए नेक्स्ट हमें देखना है 38 हो गया, 39। देखिए यहाँ पे क्या है, ये समेशन है। अच्छा ये हमें इसको सिग्मा में पहले लिख लेते हैं, सिग्मा में लिख लेते हैं x/n, ठीक है, ये इंटू 1/1 प्लस ई टू द पावर। अब अगर ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा और जूम करके दिखाए थे, ये बढ़ रहा है -x/n -2x/n अप टू दिस, यानी x तो कांस्टेंट है, बस r/n बढ़ रहा है, लिख देते हैं माइनस r/n x, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और r की वैल्यू, ये सिग्मा है, ऐसा लिख दिया। r की वैल्यू बढ़ रहा है कहाँ से, यहाँ पर 1 से, ठीक है, 1 से लेकर के n तक, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हमने ऐसे लिखी थी, ठीक है। और आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि सिग्मा को हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x यहाँ पे एज अ कांस्टेंट रेट हो रहा है, तो x को बाहर निकाल लिया, ठीक है, और 1/n पता होगा, 1/n dx से रिप्लेस होता है, लेकिन यहाँ पे हम dy से करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी इन्वॉल्व है, dy, और r/n x से होता है, लेकिन यहाँ पे हम y से करेंगे क्योंकि x ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस x इंटू वाई डी वाई, ठीक है। सिंपल हमने r/n को y और 1/n को dy से कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने कि सिग्मा को कैसे हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं, और इस और n से डिवाइड कर देते हैं किसको, लिमिट को, तो 1/n, और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 0, n/n 1 हो जाएगा, ये आ गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1 x e टू द पावर x by 1 प्लस e टू द पावर x by dy। अब देखो ध्यान से, जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो सीधा सीधा हम इसको लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रल ये हो जाएगा 1 प्लस टू द पावर x by, ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर है, ये 0 to 1। अब अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा ln 1 प्लस ई टू द पावर x, ठीक है, y की वैल्यू रखा जा रहा है, एंड माइनस 0 रख दिया, 0 रख दिया तो माइनस ln 2 हो गया, इन ये चीज़ आ गया। तो हमें fx आ गया। अब fx आ गया तो कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे लिमिट सॉल्व करना है, तो लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रख के, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस ई टू द पावर x, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 ln 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये 0/0 फॉर्म में है, x 0 रखने पे डिफरेंशिएट करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ये 2 1/1 प्लस ई टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा ई टू द पावर x माइनस 1 प्लस x ई टू द पावर x इंटू 2x, ठीक है, 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये 1 हो गया, और 0 पुट कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये एक कोई कर्व है इस तरीके का, 3/2 रूट एक्स ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है, और एक लाइन है इस तरीके का, लाइन यहाँ पे दो है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 4 है,
और एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स। तो जो बोल रहा है कि जी ये जो रीजन था पहले जो बना था, ठीक है, उसको ये हाफ ऑफ एरिया में डिवाइड कर दिया है। तो बताना है कि m की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हमें लग रहा है ऑप्शन मिसिंग है, सी और डी, ठीक है, आंसर देख लेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग एरिया लिख देते हैं ना, ये वाला y इक्वल टू एम एक्स है, तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 4, तो ये 4m हो गया टोटल हाइट, और ये हो जाएगा m हाइट, ये वाला हाइट 4m हो गया और ये वाला हाइट m हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये वाला एरिया लिख देते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करके हम लोग वो एरिया लिख देते हैं, वो हो जाएगा 1 से लेकर के 4 तक, ऊपर वाला एरिया है 3/2 √x, नीचे है -mx dx इज इक्वल टू हाफ। ये क्या है, ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड दैट इज 5m इंटू दिस हाइट इज 3। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएगा, और 3/2 नीचे आएगा, ये है तो कैंसिल, -mx² 1 से 4 इज इक्वल टू 15m/2, एंड यहाँ पे 4 रख देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है, माइनस ये 8m हो गया, -1 रख देते हैं तो 1 -m/2 हो गया, इज इक्वल टू 15m/2। बस सॉल्व कर लेना है इसको, ये हो गया इधर 7 और ये -15m और इधर आ जाएगा तो ये 15m, m की वैल्यू 7/15, यहाँ पे एक ऑप्शन रहा होगा 7/50, ठीक है, तो ये आपको बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप ऑप्शन ऐड कर लेना है या जाके आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ये 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर है सबको? इस टाइप के और प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट्स के, मैट्रिक्स में मिलेगा आपको प्रॉपर्टीज मैट्रिक्स में, वहाँ पे एडजॉइंट से जो रिलेटेड था वो मैट्रिक्स में मिल जाएगा, आप देखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स खोलिएगा टॉपिक, वहाँ पे बहुत सारे हैं, और शायद मैंने मैट्रिक्स पता नहीं मैंने पढ़ाया कि नहीं आप लोगों को, वहाँ पे मैंने यहाँ पे ये एडजॉइंट में बताता हूँ वो सारा प्रॉपर्टीज। तो ये ठीक है, 40 हो गया, आगे देखते हैं हम लोग 41। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, तो 0 से इसको अलग अलग इंटरवल में तोड़ना होगा, 0 से 1 में, तो 0 से 1 में x² ये क्या देगा, 0 से 1 के बीच में देगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो बेसिकली क्या है कि 0 से 1 अगर x है तो x² भी 0 से 1 ही देगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 0 दे देगा, प्लस 1 से √2, 1 से √2 में क्या होगा, x² 1 से 2 के बीच में देगा, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा dx, और √2 से 1.7, क्योंकि √3 1.732 होता है, तो उससे पहले क्या दे देगा, ये 1.73 है ना, 7 सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 dx, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये 0 हो गया, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये x √2 - 1, और इसको सॉल्व कर लेंगे 2 × 1.7 - √2, तो ये हो जाएगा √2, ये 3.4 हो गया, 3.4 में से 1 गया, दैट इज 2.4 और ये 2 √2 √2 -√2, 2.4 -√2, बी वाला ऑप्शन सही है। तो ये सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ब्रेक करने आना चाहिए इंटीग्रेशन को, ठीक है, जहाँ जहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है वहाँ वहाँ पे ये ब्रेक करना होता है, उसके बाद ये एरिया जो भी है ये आ जाएगा। नेक्स्ट है 42, ठीक है, 42 ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या आपको तो चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन, लेकिन मैं देखिए पहला ऑप्शन चेक करके बताता हूँ। ये इस तरह का फंक्शन है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x = 0, तो सबसे पहले x > 0 के लिए फंक्शन लिखिए, x > 0 के लिए ये फंक्शन ऐसा आ जाएगा, पहला वाला, मैं ऑप्शन नहीं चेक कर रहा हूँ। x < 0 के लिए क्या हो जाएगा, e⁻x एंड +x ऐसा आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव देखोगे तो डेरिवेटिव इसका आ जाएगा -e⁻−x -1, इसका डेरिवेटिव e⁻x + 1, 0 पुट कर देंगे तो -2, 0 पुट कर देंगे तो 2,
तो LHD RHD इक्वल नहीं है, इसलिए ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है? समझ में आ गया होगा ये। तो ऑप्शन ए गलत है। वैसे ही ऑप्शन डी मैं चेक करके बता दूँ। ठीक है, अब ऑप्शन डी क्या है, x ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। एक्स लेस देन 0 क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1। सही है ना, कर दिया क्या कुछ। पॉजिटिव के लिए ये सही है, निगेटिव के लिए माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा एंड सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये माइनस, ये -1 एंड ये माइनस ई टू द पावर एक्स। जीरो रखने पे ये 2 देगा, जीरो रखने पे ये -2 देगा, तो ये भी नहीं है। तो वैसे ही करके एक ऑप्शन कोई आ जाएगा इसमें, हमें चेक करना होगा, वो सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, x माइनस ई टू द पावर एक्स एंड x लेस देन 0 के लिए -x माइनस ई टू द पावर x हो जाए, -x हो गया। डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस ई टू द पावर एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे माइनस प्लस ई टू द पावर -x। ठीक है, 1 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे ये 0 आ जाएगा, यानी ये डिफरेंशिएबल है सी वाला, तो सी इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें इसको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43। ये यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये f'1 लिखा हुआ, आप अगर देख पा रहे हो f'1 एंड f'0 की डिफरेंस की वैल्यू पता करना है। तो ठीक है, f(x) है, f'(x) निकाल लेते हैं पहले एट x इक्वल टू 1 के लिए, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं x², ये हो जाएगा cos पाई बाई एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -π(x²). ठीक है, प्लस एक बार और करना है इसको 2x sin π/x। अब 1 रख देंगे तो f'1 क्या आ जाएगा, 1 आ गया, ये x² कैंसिल हो जाएगा इससे, ये प्लस पाई हो जाएगा, वो रख देंगे 1 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली ऐसे करके यहाँ पे 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 पे ये डिफरेंशिएबल है नहीं, तो हमें लिमिट का यूज़ करना होगा डिफरेंशिएशन के लिए, जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वैसा यूज़ करना होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये वाला अगर आपको याद हो, f ऑफ 0 प्लस h, 0 पे हमें निकालना है f ऑफ 0 बाई h। तो 0 प्लस h क्या हो जाएगा, यहाँ पे h हो गया प्लस h² एंड साइन पाई बाई एच माइनस एफ ऑफ 0 0 है, h हो गया, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये तो 0 हो जाएगा, तो f'0 जो हो गया, f'0 जो हो गया वो 1 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 43 भी हो गया, 44 देख लेते हैं हम लोग। 44 बहुत आसान है, ग्राफ अगर आप बना सकते हैं तो बहुत इजली। एक तो है कि मिनिमा मैक्सिमा का जो भी है उसका यूज़ करके बना सकते हैं, और अगर आपने ग्राफ बना दिया तो बहुत आसानी से। अब 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, कैसे बनाएंगे इसका ग्राफ, ऐसा ही कुछ नेचर होगा, x⁴ नेगेटिव लगा हुआ है और 1 पे 0 होगा, तो ये कुछ ऐसे आ रहा होगा, ऐसे करके आ रहा होगा, और यहाँ से जाएगा और 2 पे -1 वैल्यू देगा यहाँ पे, और ये भी 2 पे -1 ही वैल्यू देगा, ये भी 2 पे -1 ही वैल्यू देगा, और कुछ ऐसे यहाँ से बढ़ जाएगा। ये क्यूबिक नेचर है तो इसका एक ही रूट होगा, ये ऐसे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा। कितना एक्सट्रीमम पॉइंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम बन रहा है और यहाँ पे लोकल मिनिमम बन रहा है। तो एट x = 1 एट x = 2, इसका आंसर हो गया। तो ये ग्राफ बन जाएगा तो बहुत आसानी से भी बन जाएगा। एंड 45th आसान है, इसको अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर है ना, उसको तोड़ देते हैं, x² - 2x + 1 + y² + 4y + 4 = x² + 6x + 9
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट गया तो एक लीनियर बचा तो वो एक लाइन ही होगा। ठीक है, इतना सिंपल था, ये हो गया 46। ठीक है, ये सब समझ में आ रहा होगा। 46 देखिए यहाँ पे टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ऐसा करके बनाया हुआ है। ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 6, ये x y इक्वल टू 4, ये y इक्वल टू 10 है। अब एक सर्कल बन रहा है, ठीक है, जो इन सबको टच कर रहा है, नहीं इंटरसेक्ट टू फॉर्म टू पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन intersect to form a rectangle. A circle center eight tangents. एक सर्कल ऐसा है, two pair of straight line intersect to form a rectangle. The diagonal of rectangle intersect at W. The diagonal of rectangle ये W पे intersect कर रहा है, ठीक है। A circle with center W and with tangents line this one intersect the line this one at PQRS. Okay. तो कोई एक सर्कल ऐसे है, ठीक है, प्रॉपर सर्कल नहीं बना लेकिन ठीक है, वो पी क्यू आर एस पे ऐसे पी क्यू आर एस सेट कर रहा है। तो हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। क्या करेंगे, इसका जो ये वाला हो गया रेडियस, ये टोटल 6 है तो रेडियस इसका 3 हो गया। ठीक है, अब रेडियस 3 हो गया और ये वाला डिस्टेंस टोटल है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये 5 है तो हाफ कितना हो जाएगा, यानी ये वाला ये डिस्टेंस हाफ 2.5 हो जाएगा। ये 3 है 2.5 है तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा x मान लिया, तो x कितना हो जाएगा सॉरी 3 का स्क्वायर माइनस 2.5 यानी 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, 36, 25 √11/2। तो ये x आ गया। तो टोटल ये जो साइड हो जाएगा, रेक्टेंगल चूंकि बनाना है, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया चाहिए, ठीक है, ये और तो ये जो साइड हो जाएगा वो √11 हो गया, और ये वाला साइड जो ये वाला साइड है ये √11 हो गया, और ये वाला साइड 5 है, 5√11 इसका एरिया हो जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, 46 भी हो गया। किसी को दिक्कत होगा वो पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नॉर्मल टू द पैराबोला drawn at 2 points P and Q on it. This two normal intersect at this point, then PQ. ठीक है, ये ऐसा कुछ हो रहा होगा, दो कहीं पे जैसे यहाँ पे नॉर्मल और यहाँ पे नॉर्मल, ऐसे कोई तीसरे पॉइंट पे ऐसे कट कर रहा होगा यहाँ से। तो मान लिया यहाँ पे ये PT1 पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट PT2 और PT3। तो नॉर्मल के क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में y + tx = 280 + 80 क्यूब होता है, ये होता है। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और y किससे पास कर रहा है, ये -6 प्लस x 90 = 2t + t क्यूब। ठीक है, तो t क्यूब -70 + 6 = 0। अब यहाँ पे आप देखोगे तो t = 1 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी t = 1 इसका एक रूट है। तो एक पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट क्या होता है पैरामेट्रिक, 80² 280, एक पॉइंट तो 1, 2 हो जाएगा। वैसे ही यानी t-1 इसका एक फैक्टर हो गया, डिवाइड कर देना है बस, t³ -70 + 6। अदर फैक्टर के लिए हमें ये करना पड़ेगा, t² से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा ये t³ हो गया -t² हो गया, डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, कैंसिल हो गया, t² -70 यानी प्लस किससे कर देना है, t से, t² -t माइनस प्लस ये कैंसिल, यानी 60 + 6 यानी सॉरी -60 + 6 यानी -6। तो अदर फैक्टर्स जो होंगे, यानी अदर t की जो वैल्यू आएंगे इसको 0 करने पे आएंगे, तो एक t की वैल्यू -3 दिख रहा है और एक t की वैल्यू 2 दिख रहा है।
तो -3 रखेंगे तो यही वाला सेम वाला 9,6 आ जाएगा, और 2 रखेंगे तो 4,4 आ जाएगा। तो अदर जो पॉइंट है उसी का डिस्टेंस चाहिए, तो अदर पॉइंट 4,4 एंड 1,2 निकाल लेते हैं। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 30, ये आ गया। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको नॉर्मल का इक्वेशन याद होना चाहिए। नॉर्मल का इक्वेशन इधर एम के टर्म में, स्लोप के टर्म में, या फिर पैरामेट्रिक के फॉर्म में याद रहना चाहिए, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा ये। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है, be a continuous function satisfying f of x plus f of 3 minus x is equal to 4 then this is equal to। तो एक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का 0 से 3 एफ एक्स डी एक्स है, ये एफ एक्स डी एक्स होता है। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 3 एक्स को 3 माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, और दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इज इक्वल टू 0 से 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स, जिसकी वैल्यू 4 है, यानी ये 12 हो गया, आई की वैल्यू 6 हो गई। तो ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन था। 49 देख लेते हैं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ऐसे करके एक बना दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बना दिया पी आर एस, ओ भी सेंटर, ओ मान लिया यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, सेंटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो कौन सा ट्रू नहीं है देख लेते हैं। पी आर क्यू एंगल, पी आर क्यू एंगल, पी आर क्यू, ये एंगल पी ओ क्यू, यहाँ पे ओ रहेगा, पी पी ओ क्यू, तो ये क्या है, ये ऑब्वियसली इसके तो डबल होगा, ये इक्वल नहीं होगा, तो ये तो स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये यही हो जाएगा, नॉट ट्रू ही चाहिए, नहीं नॉट ट्रू, सही तो है, ये हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो ये हो गया पहला वाला, ठीक है। एंगल एक बार फिर से देख लेते हैं, पी आर क्यू और एंगल पी ओ क्यू, सही बात है, क्योंकि क्या होता है कोई भी जो कॉर्ड है वो क्या होता है, डबल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पे एज कम्पेयर टू पेरीफेरी पे जो एंगल थीटा, तो थीटा होता है। तो ये चीज़ पहले में ही ऑप्शन सही निकल गया, बाकी आप चेक कर लेना वो सही ऑप्शन हो गए, ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग लास्ट में आ गए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेट पी लेट बी टू डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी सेट, पी एंड क्यू की बात कर रहा है, तो ये चीज़ पता होगा, डी मॉर्गन्स लॉ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाली चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्यू। अब इसको क्या कर सकते हैं, हाँ पी सी कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, यूनियन इंटरसेक्शन क्यू सी यूनियन क्यू। अब क्यू सी यूनियन क्यू क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही हो जाएगा, है ना, पी सी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, दिस इज यूनिवर्सल सेट, और पी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, पी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू पी कॉम्प्लीमेंट, तो आंसर हो जाएगा पी कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से पूरा हमने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए, सारा कुछ समझाते हो। तो अब अगर किसी को कहीं भी किसी क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत आया हो, लगता है हमने थोड़ा तेज समझा दिया, तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। किसी को दिक्कत है क्या किसी भी क्वेश्चन में, फ्रॉम 26 to 50, इज देयर एनी डाउट्स, कुछ पूछना है किसी को, किसी को पूछना है क्या, 41 क्या था,
41, हाँ ये देखिए ना कि हमने ऐसा क्यों, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो अगर x 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर भी 0 से 1 के बीच में ही, उसको स्क्वायर करेंगे तो भी। लेकिन अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको निकालेंगे तो अगर ये अंदर वाली वैल्यू 0 से 1 को जा रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल 0 होता है। अगर अंदर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर ये 1 से 2 के बीच में देगा, 1 से 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। और अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर अंदर वाली वैल्यू 2 से 3 के बीच में देगा तो इसकी वैल्यू 2 होती है। तो जब x 0 से 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। जब x की वैल्यू 1 से √2 है तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 2। और जब x √2 से 1.7 है तो एक्स स्क्वायर 2 से 3 तक जाएगा, तो इसके स्क्वायर तक जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। इसलिए हमने ऐसे ब्रेक कर करके यहाँ पे लिखा है और इंटीग्रल सॉल्व किया। ओके हो गया 39। और एक बार फिर खुद से एनालाइज करना है 39। ये देखिए यहाँ पे सिग्मा जो है ना, सिग्मा को हमें, ये एक टॉपिक है समेशन, अगर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ाया जाता है कि हमने सबसे पहले सिग्मा ये देखते हुए जनरल टर्म लिख लिया। इस तरीके से जनरल टर्म लिख कर उसको सिग्मा में कन्वर्ट कर दिया। अब सिग्मा टर्म में ये रिप्लेसमेंट होता है 1/n जो है, यहाँ पे देखिए 1/n है ना, x को हमने बाहर निकाल लिया, 1/n बचा, उसको dy लिख दिया। और ये 1 ये r/n को हमने सिर्फ y लिख दिया, r और x ऑलरेडी था वो लिख दिया, और इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया है, या लिमिट ऑफ सम, राइट। ओके आई थिंक हो गया, सफिशिएंट है। अब ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, आप आराम से देख भी सकते हैं इसको, ठीक है। एक और 46, हाँ ये 46 देखिए, ये क्या है, सर्कल के लिए ये और ये टैंजेंट है, तो ये डायमीटर हो गया, तो डायमीटर कितना होगा 6 होगा, तो रेडियस कितना होगा, ये रेडियस 3 हो गया, ठीक है, रेडियस 3 हमने लिख दिया। ये वाला लेंथ कितना है 5 है, तो ये जो रेक्टेंगल का ये साइड है 5 ही बनेगा, तो हाफ, ये भी हाफ, तो ये 2.5 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला हाफ निकाल लिया, और ये हाफ आ गया, उसी का डबल कर देंगे तो रेक्टेंगल का विड्थ आ जाएगा। लेंथ पता है 5, विड्थ पता हो जाएगा √11, तो 5√11 इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गया। अब स्पेसिफिक टॉपिक, किस बारे में स्पेसिफिक टॉपिक बताना है? अब देख लो यहाँ पे, ये इस टेस्ट से तो एक चीज़ ये पता चला कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था, लाइक कोनिक सेक्शन। नहीं, इसमें आप पीएनसी देख लेना, पीएनसी अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि उसके 2 क्वेश्चंस थे, बाकी टॉपिक्स के 1 क्वेश्चन थे, इवन सॉरी कुछ टॉपिक के क्वेश्चंस भी नहीं थे। तो अच्छे से पीएनसी पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। और उसके बाद अब कोनिक सेक्शन में सर्कल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्कल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सर्कल के बाद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो होता है वो पैराबोला का होता है, तो सर्कल और पैराबोला पे ज़्यादा फोकस कर लेना है, ठीक है। तो अब हम लोग एंड करते हैं सेशन को, समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। ओके अब ये सब चीज़ आप ग्रुप में भी डिस्कस कर लीजिएगा कि डज एनीवन नो द टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ाम, और वो आएगा ही। अब चूँकि कोविड कंट्रोल में है तो चीज़ें अब जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपना तैयारी पूरा रखिए, बाकी जब भी एग्ज़ाम होगा फुल तैयारी के साथ देना है, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।